लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। दिल्ली में हालात अब पुरअमन है, लेकिन अभी भी खौफ का माहौल बरकरार है। मुतासरा इलाकों में सन्नाटा पसरा है। लोगों में एक ऐसा डर घर कर गया है जिसे जाने में जमाने लग जाएंगे। सवाल यह उठता है कि मुतासरीन का हुकूमत पर एतमाद आखिर कैसे बहाल हो, लोगों के दिलों से डर कैसे निकाला जाए और मुस्तकबिल को इस तरह के तशद्दुद से कैसे पाक किया जाए। आज इन्हीं सवालों को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के ताजा हालात पर यह रिपोर्ट देखिए। आपस में बैठ के भाईचारा की तरह रहें। दिल्ली तशद्दुद से क्या मिला सबक, मुस्तकबिल को कैसे करें तशद्दुद से पाक। आग और खून के बाद की दिल्ली। दिल्ली के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तशद्दुद के बाद अभी हालात पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटे हैं। मुतासरा इलाकों में खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाकों में सन्नाटा पसरा है। जली बस्ती, जले घर और साजो सामान तबाही की दास्तान बयान कर रहे हैं। चार जानिब एक ऐसा डर घर कर गया है जिसे जाते जाते जमाना लगेगा। कई खानदानों ने इस भयानक तशद्दुद के बाद इलाका छोड़ दिया, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब फिर से आशियाने को संवारने में लग गए हैं। इस बीच आज अपोजिशन पार्टियों के एक वफ्द ने सदर जमहूरिया को दिल्ली तशद्दुद को लेकर मेमोरेंडम पेश किया। आज फौरन शांति की स्थापना करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो अपराधी है उन अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस तरीके की जहरीली भाषण दी जिसके चलते हुए इस तरीके का हिंसा हुआ। कि जो दिल्ली में हिंसा का माहौल बना, जो छवियां हुई, उसके पीछे जहरीले बयान थे, उन पर फौरी तौर पे एफआईआर होना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को भी फौरी तौर पर पहलकदमी करते हुए कॉम्पनसेशन देना चाहिए। देखिए, अभी भी जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग थे, कपिल मिश्रा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, परवेज वर्मा जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इन पे कोई कार्रवाई हुई? दूसरी जानिब इन दंगों और फसादात में इंसानियत और भाईचारे की ऐसी ऐसी मिसालें सामने आई जो इन मायूसकुन हालात में भी उम्मीद की किरण नजर आती हैं। कहीं हिंदू भाइयों ने मुसलमान खानदानों की शरपसंदों से अपनी जान पर खेलकर हिफाजत की, तो कहीं मुसलमानों ने हिंदू और उनकी इबादतगाहों को दंगाइयों से महफूज किया। जैसे जो दंगा शुरू हुआ है, हमारे लोगों पे जब चढ़ाई हुई है तो हमने अपनी मस्जिद की और हमने अपने मंदिर की, हम अपनी मस्जिद नहीं कहते, हम अपने मंदिर की और हमने अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमारे इंदिरा विहार के भाई और हमारे कुछ चमन पार्क के साइड लगता है, हम लोग सब ने कहा कुछ लोग उधर जाओ और कम से कम 40 वहां से ज्यादा हमने कहा हमारे इस मंदिर की हिफाजत करनी है, क्योंकि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा कि मुसलमानी एरिया में मंदिर होने के बाद उसको नुकसान पहुंच गया। हम ये नहीं चाहते। ये सन 84 में भी हुआ, 92 में भी बहुत हुआ। हमारी गौतमपुरी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। पहली बात तो हम लोग हिंदू मुसलमान है ही नहीं। आपस में कोई भी ना हिंदू है ना मुसलमान, हम सिर्फ एक इंसान है, भारतीय हैं सबसे पहले। यानी मुश्किल हालात में भी हिंदू और मुसलमानों ने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। एक बार फिर भाईचारे, प्यार और इंसानियत के आगे नफरत, जुल्म और शरपसंदी ने घुटने टेक दिए। अब यह सरकार और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन का एतमाद हासिल किया जाए ताकि जल्द से जल्द हालात मामूल पर लौट आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज प्राइम डिबेट में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से सवाल उठ रहे हैं 2020 में और 21वीं सदी में क्या आखिर हिंदुस्तान अभी भी हिंदू और मुसलमान पर ही एक तरह से अटका हुआ है? 21वीं सदी में आखिर आज हम खड़े कहां हैं? आज जब चांद पर जाने की बातें हो रही हैं, चंद्रयान पर जाने की तैयारियां हो रही हैं, तो आखिर क्या नफरत की जो सियासत है हम इसी में पड़े रहेंगे? आखिर आज हम खड़े कहां पर हैं
और सवाल यह उठ रहा है, दिल्ली में जिस तरह के हालात थे, इनसे आखिर क्या कुछ सबक लिया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। हालांकि अब दिल्ली की जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक तरह से हालात पटरी पर लौट रहे हैं, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह के हालात की नौबत क्यों आई। आज दुनिया जब तरक्की और डेवलपमेंट की बात कर रही है तो हिंदुस्तान में आखिर इस तरह के माहौल क्यों बने हुए हैं। जो नजारा हमने 2002 में देखा था वही 2020 में, क्या इन 20 सालों में, इन 18 सालों में हम बिल्कुल नहीं बदले और हम आज भी 18 साल पीछे और 20 साल पीछे एक तरह से खड़े हुए हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ के रहमान खान साहब, साबिक मरकजी वजीर हैं। के रहमान खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी तर्जुमान हैं, स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी के। इनके अलावा अरविंद वाजपेयी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं एलजेपी के और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते रहते हैं। अरविंद वाजपेयी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और अनिल गोथवाल जी, साबिक आईपीएस अफसर हैं। आपसे हालात के बारे में और इंतजामी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में हालात इतने क्यों खराब हो गए। अनिल गोथवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले के रहमान खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। के रहमान खान साहब, दिल्ली के हालात आखिर इतने कैसे बिगड़ गए? और आज जब हम डेवलपमेंट, तरक्की की बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बातें होती हैं, तो 2002 का जो मंजर था वही हम 2020 में भी देख रहे हैं। 21वीं सदी में आखिर क्या कुछ हम बदले नहीं? हमें कोई बदलाव नहीं आया इन 18-20 सालों में? देखिए, दिल्ली की जो हालात 3-4 दिनों से हो रहे हैं, ये एक अफसोसनाक है। यानी कभी हमने तस्वुर भी नहीं किया था कि दिल्ली में इस तरह के जो तशद्दुद हुआ है वो होगा। इसकी वजह कुछ भी हो, यानी कि जब से ये CAA और NPR जो ये सब आया है, इसके साथ में कुछ एहतजाज हो रहे थे और एहतजाज होना लाजिमी है। जब कोई लोग उससे खतरा महसूस करते हैं तो एहतजाज लाजिमी है। और हम 2-2.5 महीनों से ये एहतजाज चल रहा है, पुरअमन एहतजाज चल रहा था और कोई किसी कहीं भी तशद्दुद वाक़या नहीं थे, सारे हिंदुस्तान में ये हो रहा था। मगर एक अचानक ये प्रो CAA का एक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हुकूमत का एक नजरिया है, उसको कानून पास हुआ है, उसके प्रो CAA उठाने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। कुछ लोगों ने ये शरपसंदों ने ये कहा किया ये। अब ये करने के बाद हुकूमत इसको, यानी हमारी टोटल फेल्यूर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये पहले से ही था कि अगर कोई प्रो और फार और एगेंस्ट या कोई भी एहतजाज होता है तो वहां क्लैश होना लाजिमी हो जाता है। तो ऐसे में हुकूमत क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, इनके पास इंटेलिजेंस कहां था? तो ये हालात कहीं ना कहीं कोई पुलिस की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली उनके कंट्रोल में है उनकी भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी होने से एक इस हालात पैदा हुए हैं और ये हालात मुल्क के लिए सही नहीं है। यानी जो भी, चाहे बीजेपी के कारकुन हो या दूसरे हो, कुछ भी हो, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर ये वाकई मुल्क के नेशनलिज्म की बात करते हैं, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, ये सब करना मुल्क को खतरा है। ये नहीं समझ, जाहिर सी बात है इस तरह के हालात मुल्क के मफाद में कहीं से नहीं है, न मुल्क के मफाद में है, न समाज और मुल्क के रहने वालों के मफाद में है। ये हालात तो बहुत डरावने हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले 2 दहाइयों में अगर देखा जाए तो इस तरह के हालात हिंदुस्तान में नहीं बने हैं। इस बीच मेरे साथ 2 और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी मैं उन दोनों मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मारूफ शायर मुनव्वर राना साहब लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए। मुनव्वर राना साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और यासिर जिलानी साहब तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं मुनव्वर राना साहब आपके पास आना चाहूंगा और आज के हालात पर, दिल्ली के हालात पर। एक शेर आपने बहुत पहले कहा था कि खून रुलवाएगी या जंगल परस्ती एक दिन,
सब चले जाएंगे खाली करके बस्ती एक दिन। और मुनव्वर राना साहब, बिल्कुल आपका ये शेर सादिक आ रहा है दिल्ली के हालात पर और शुमाल मशरकी दिल्ली में, जहां पर एक तरह से जबरदस्त और भयानक तशद्दुद हुआ और लोग आज अपने घर बार को छोड़ने पर एक तरह से मजबूर हो गए हैं। जी देखिए, अब हमारे उस्ताद वाली आसी साहब के शेर हैं जी कि आज तक जो भी हुआ उसको भुला देना है, आज से तय है कि दुश्मन को दुआ देना है। बहुत ऐ मेरे यार, आ मेरे यार, फिर एक बार गले से लग जा, फिर कभी देखेंगे क्या लेना है क्या देना है। बहुत अच्छा। जो हो गया उसे भूलना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस बात को बढ़ाने के लिए, मेरा ख्याल है। अब अगर बहुत साफ तौर पे अगर कहा जाए, अगर गृह मंत्री होता, मैं प्रधानमंत्री होता, तो मुरलीधर का ट्रांसफर कभी नहीं करता, जस्टिस मुरलीधर का। उसको वहीं होना चाहिए था जहां वो था, रातों रात उस जज का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, ये किसी की छत पे पत्थर मिल गए तो साहब पत्थर पत्थर पत्थर। तो जब कहीं दंगे होते हैं तो छतों पे फूल नहीं इकट्ठे किए जाते हैं, दंगे ही इकट्ठे किए, पत्थर ही इकट्ठे किए जाते हैं। लखनऊ में जब शिया सुन्नी दंगा होता है तो छतों की पुलिस तलाशी इसीलिए लेती है कि वहाँ पत्थर होते हैं। तो ये सब सोचना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, एक बहुत सीधा सा रास्ता है अगर हुकूमत चाहे, लेकिन हुकूमत कभी नहीं चाहती है। मैं माननीय गृह मंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि जब वो टीवी के सामने आया करें तो थोड़ा सा नींबू चाट लिया करें, क्योंकि वो मुस्कुराते रहते हैं तो और ज्यादा खराब लगता है, और ज्यादा डर लगता है, और ज्यादा अफसोस लगता है कि इन हालात में भी हमारे गृह मंत्री मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, ज्यादा बहस करने के लिए इतने चैनल हैं आपके पास, बड़े बड़े सब सेंचुरी मेकर चैनल्स हैं, जितने लोग मरे हैं सबको 1-1 करोड़ रुपए आप दिलवा दीजिए, और जब भी जो लोग फसाद में मरते हैं उनको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। इस मुल्क से दंगा खत्म हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, नथिंग, कोई हिसाब नहीं। जो मरा उसको 1 करोड़ देना है। और ये जो कपिल मिश्रा टाइप के लोग हैं, जितने भी, साहिब सिंह वर्मा बहुत शरीफ आदमी थे, उनके बेटे इस तरह की बातें कर रहे थे तो मुझे हैरत हो रही थी कि क्या नालायक औलाद पैदा हुई है। ऐसे लोगों को कम से कम 2000 किलोमीटर के फासले पर जेल में डालना चाहिए। लेकिन अगर इनको आप खुला छोड़ेंगे और बाद में ये ताहिर हुसैन पकड़ लिया गया, आतंकवादी आ गया, ये आ गया, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये कुछ चैनल तो ऐसे हैं जिनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो 2 बातें हैं, अगर वाकई अमन चाहते हैं दिल्ली में तो जस्टिस मुरलीधर को वहीं लाइए, फैसला उन्हें करने दीजिए। 1 करोड़ रुपए जितने लोग मरे ये हुकूमत पास करे, बहुत जल्दी पास कर देती है। 370 ये तलाक, 3 तलाक, ये सब फैसले किए चली जा रही है। फैसला कर दे मर्दानगी से कि जो मरेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ताकि उसके घर वाले जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है, उन जो जख्मों को काटने की जरूरत है। जो दिल्ली तशद्दुद में, जो इस भयानक तशद्दुद में जो मरहम, जो जख्म लगे, उन्हें तो एक तरह से भरने की अब जरूरत है, और इन्हें किस तरह से भरा जाएगा ये जिम्मेदारी तो एक तरह से सरकार की बनती है। मैं अरविंद वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि फसाद के गुनहगारों को सजा न होने से, क्या जो लोग फसाद कर रहे थे, जो फसादी थे, क्या उन्हें एक तरह से हौसला मिला? जिन लोगों ने फसाद को भड़काया, जिन लोगों की वजह से दिल्ली के आज इस तरह के हालात बने, उन्हें एक तरह से गिरफ्तार ना करना, उन्हें कटहरे में खड़ा ना करना, क्या इसकी वजह से फसाद और ज्यादा बढ़ गया? नहीं, देखिए, ये फसाद जो हुए हैं ये बहुत पीड़ा का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जानना जरूरी है कि ये फसाद क्यों हुए,
इसके पीछे कारण क्या है जी। इसके पीछे कौन लोग हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बड़े साफ गोई से एक बात बताऊंगा कि इसके पीछे पहला कारण है कि जिन नेताओं ने CAA पे, NPR पे और NRC पे जनता को गुमराह करने का काम किया, जनता को भड़काने का काम किया। नंबर 2 कारण है कि जिन नेताओं ने, चाहे इधर के हैं चाहे उधर के हैं, जो भड़काऊ बयानबाजी दी, उससे जनता के माइंड में एक दीवार सी खिंचने लगी और एक खाई सी पैदा होने लगी। वो दूसरा कारण है जिम्मेवारी का। तीसरा कारण ये है कि जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं उनको पुलिस ने पहले क्यों नहीं पकड़ा? अगर उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे तो क्यों कार्रवाई नहीं गई? तीसरा कारण ये है। चौथा कारण ये है कि कहीं जो इतनी लंबी खाई बन गई है, कहीं वो दोबारा से रिपीट ना हो, और उसको रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो हुआ उसको हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन हमें खतरा इस बात का है, हमें अंदेशा इस बात का है कि अगर इन भड़काऊ बयानों पे लगाम नहीं लगाई जाएगी या इससे सबक नहीं सीखा जाएगा तो कहीं पूरे देश में इस तरह के हालात ना बने। उसके लिए चिंता, उसके लिए जिम्मेवारी सरकार की खाली नहीं है या पुलिस की खाली नहीं है, उसके लिए हमारी सबकी पर्सनल जिम्मेवारी है। हम समाज का हिस्सा है, हमको समाज में यह पैठ बनानी होगी कि नेता लोग कुछ भी कहें, उनके भड़काऊ बयान चाहे किसी तरीके के आए, हम अपनी एकता को खराब नहीं होने देंगे। अगर इस तरफ जाएंगे, जो हो गया कार्रवाई होगी। 630 अपराधी अभी तक पुलिस ने पकड़े हैं, 142 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, एक डीसीपी लेवल का आदमी, दो डीसीपी लेवल के आदमी सीरियसली इंजर्ड है, एक ऑफिसर मारा गया है, एक आईबी का ऑफिसर मारा गया है, कितने, और 40 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये खाली आप कहते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आप देखिए दंगों का इतिहास उठा के, पुलिस के पास जो एक क्षमता होती है, एक लिमिटेड क्षमता होती है, और उससे वो काबू करने की कोशिश करती है, और जब वो काबू नहीं हो पाते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई जाती हैं, और उसका बाकायदा एक रिटर्न प्रोसीजर और रूल बुक होती है, और वही यहां लागू किया गया है। लेकिन इससे पीछा नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। हाईकोर्ट की जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उनको भी सरकार को ध्यान देना होगा। और तीसरी बात, मुनव्वर राणा साहब बहुत उम्दा शायर हैं, पूरे देश सब मान सम्मान इनका करता है, लेकिन माफ करना, मुरलीधर का ट्रांसफर का इससे कोई लेना देना नहीं है। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम, जो 5 सीनियर मोस्ट जस्टिस होते हैं, उन्होंने ट्रांसफर किया था, और वो एक रूटीन बिजनेस होता है। और जब ट्रांसफर होता है उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, और फिर उसके बाद वो लागू होता है जिस दिन जज ज्वाइन करेगा। ये जज की मर्जी पे है। तो कृपया करके इस तरह की बात अधूरी जानकारी के लिए जनता को न समझाएं। ये बिल्कुल कहना गलत है कि सरकार ने ट्रांसफर क्योंकि वो जज साहब पिटीशन सुन रहे थे इसलिए करा दिया, ये गलत जानकारी है। और मैं फिर कहूंगा, इसी तरह के भड़काऊबाजी बयान या इसी तरह की अधूरी जानकारी या इसी तरह के गुमराह करने वाले जो बयान होते हैं, उसी से समाज को नुकसान होता है, और उसमें हमको चिंता से, दिल से इस पे हमको चिंता करनी पड़ेगी। नहीं, वाजपेयी जी, आपने देखिए उनका तो जिक्र किया नहीं, आपने तो मतलब जस्टिस मुरलीधर जी के बयान पर मुनव्वर राणा साहब को जरूर घेरने की कोशिश की, लेकिन आपने ये जिक्र नहीं किया जिसका जिक्र चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जिन लोगों ने नफरत की बयानबाजी की है उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, वो अभी तक खुले क्यों टहल रहे हैं? गिरफ्तारी हो रही बिकॉज उसमें थोड़ी सी अड़चन आ गई। चिराग बाबू ने जो कहा है वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वही हमारा बयान है, लेकिन उसमें लीगल टेक्निकलिटीज ये आ गई, चूंकि हाईकोर्ट में मसला पेंडिंग है। हाईकोर्ट में अगर मसला पेंडिंग नहीं होता तो पुलिस को पूरी पावर है, लेकिन चूंकि वहां पेंडिंग हो गया और उसमें 4 लोग नहीं है, उसमें सोनिया गांधी भी आ गई, उसमें राहुल गांधी भी आ गए, उसमें ओवैसी भी आ गए, उसमें मणिशंकर भी आ गए, उसमें थरूर भी आ गए, उसमें ये अनुराग ठाकुर भी आ गए, कपिल मिश्रा, सब लोग आ गए। तो अब ये लार्जर स्कोप हो गया कि जो भी नेता बयान देगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून की जो हद है उसके तहत कार्रवाई होगी। FIR होगी तो किस सेक्शन में होगी? ठीक है। मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगा। ज्ञानेंद्र जी, अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से मुनव्वर राणा जी ने कहा या वाजपेयी जी और के रहमान खान साहब ने कहा कि जो होना था वो तो बहुत दर्दनाक है, हो गया, लेकिन अब आगे से इस तरह के हालात ना बने। जख्मों को आखिर भरा कैसे जाए?
क्या जिस तरह से मुनव्वर राणा साहब ने एक डिमांड की कि 1-1 करोड़ जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके किसी मां ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने बहन खो दी, तो क्या इनके घर वालों के जख्म भरने के लिए क्या अब सरकार को अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाने चाहिए? एक बड़ी मदद नहीं सरकार को करनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि यह मुआवजा बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है? अबू जी, निश्चित तौर पर कोई भी मुआवजा जिन लोगों की जान गई है, जिनके परिवारों उजड़ गए, जिनके परिवारों के कमाने वाले सदस्य चले गए, जिनका रोजगार खत्म हो गया, जिनकी दुकानें जल गई, जिनके मकान जले गए, कभी भी पैसे से उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। सरकार कोशिश ये करती है कि सरकार किस तरीके से उनको राहत दे, सरकार किस तरीके से नजर आए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। कल अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने देखा होगा कि 10 लाख रुपए हमने मृतक के परिवार को दिए हैं और हमने 5 लाख रुपए जो इंजर्ड है उनके परिवारों को दिए, 5 लाख रुपए जिनके मकान जले उनकी बात करी है, 50,000 रुपए हमने ई रिक्शा वाले को दिए, 25,000 रुपए हमने रिक्शा वाले को दिए। जो सरकार कर सकती है सरकार कर रही है। सरकार पहले दिन से लगी हुई है इस काम में। हम चाह रहे थे कि हम और अधिक सहायता दे पाए। सरकार ने बाकायदा कैंप लगाए हैं, जो गाड़ियां जली है उनको किस तरीके से, जो इंश्योरेंस में है उनको इंश्योरेंस दिलवाए जाए, जिनके घर जल गए उनको किस तरीके से, अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से दिलवाए जाए। बाकायदा हमने डीसी जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हमने इस काम में लगा दिया, बाकायदा वहां पे कैंप लग चुके हैं। दूसरी बात देखिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है सरकार करेगी, जो दिल्ली सरकार की जुरिस्डिक्शन में काम है हम करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, मुनव्वर राणा जी ने कहा, वाजपेयी जी ने उनको काउंटर कर दिया कि ऐसे नहीं कहना चाहिए। मुनव्वर राणा जी ने कोई गलत बात नहीं करी। देखिए, 2 हाथ से होते हैं। एक, अंकित शर्मा का परिवार कहता है कि ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को मारा, ताहिर हुसैन पे 302 की एफआईआर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल सोलंकी नाम का एक शख्स मारा जाता है दंगे में, और राहुल सोलंकी के बाप पिताजी कहते हैं कि हमारे बेटे को कपिल मिश्रा ने मारा, कपिल मिश्रा की वजह से हमारा बेटा मारा गया। लेकिन कपिल मिश्रा पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हॉनरेबल हाई कोर्ट कहता है, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट में बाकायदा चारों भाजपा के भड़काऊ नेताओं की सीडी चलती है, वीडियो चलती है। कपिल मिश्रा की चलती है, अनुराग ठाकुर की चलती है, परवेश वर्मा की चलती है, अभय वर्मा की चलती है। जस्टिस मुरलीधर यही तो कहते हैं कि इन चारों की वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए, फिर तबादला हो जाता है। लेकिन अगर जस्टिस मुरलीधर ने अगर उस कोर्ट में कह के गए हैं कि एफआईआर होनी चाहिए, तो अभी तक एफआईआर हो जानी चाहिए थी। और एफआईआर जस्टिस मुरलीधर को भी छोड़ो, लेकिन अगर राहुल सोलंकी का पिताजी ये कह रहा है, और ये कानून है कि अगर कोई पिता, उसका फादर कह रहा है कि मेरे लड़के को कपिल मिश्रा ने मारा है, तो कपिल मिश्रा पे 302 की एफआईआर क्यों नहीं हुई? अब तक क्यों नहीं? इस चीज का जवाब मांग रहे, दिल्ली के लोग जवाब मांग रहे। अगर ताहिर ने गलत करा, आपने ताहिर पे एफआईआर कर दी, ताहिर के ऊपर जो सेक्शन लगाने हो आप सेक्शन लगा दो। और अरविंद जी ने भी बोला था कि हमारा आदमी तो आप डबल सजा दो, लेकिन ऐसे आप पार्शलिटी नहीं कर सकते। आप कपिल मिश्रा के अलग कहानी कर रहे हो, आप अभय वर्मा पे कोई बात नहीं कर रहे। अरे राहुल सोलंकी भी तो उस राहुल सोलंकी को कौन याद करेगा? उसका पिता खुलेआम कह रहा है, कैमरे के सामने कह रहा है कि मेरे लड़के की हत्या का गुनाहगार कपिल मिश्रा है। ठीक है भारद्वाज जी, बात हो गई। मैं यासिर जिलानी साहब, नहीं ठीक है भारद्वाज जी, बात हो गई। मैं यासिर जिलानी साहब, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इंसाफ कैसे मिले? जो लोग इसके लिए एक तरह से कसूरवार माने जा रहे हैं, जिनके बयानबाजी के बाद इस तरह के हालात बने, वो लोग एक तरह से पुलिस और हिरासत से भी एक तरह से छूटे हुए हैं, बाहर हैं बिल्कुल, और लगातार वो इसी तरह का माहौल बनाए हुए हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्योंकि कपिल मिश्रा बीजेपी से आते हैं, क्या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, आज सबसे पहले मैं जो हमारे कांस्टेबल रतन लाल शहीद हुए उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। अंकित शर्मा भी मारे गए, उनको भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और वो तमाम 40 लोग जो इस दंगे के ज़ेर नज़र हो गए, उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूं। क्योंकि हमारी दिल्ली है और हमारी दिल्ली को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जो आज हमने इंसानियत को मरते हुए देखा है। और बेहद अफसोस है। यकीन मानिए कि दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ है, हम सब शॉक्ड स्टेज में हैं। लेकिन क्योंकि डिबेट में बैठे हैं आपके साथ, तो आपके सवालों का जवाब भी देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेट मॉन्गर्स की जगह जेल होनी चाहिए। जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनको जेल होनी चाहिए।
कंस्टेंट प्रोवोकिंग जो लोग कर रहे हैं उनको जेल होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अदब के साथ मुझे लग रहा था कि मनव्वर राणा साहब जो हैं वो हक और इंसाफ की बात करेंगे। उन्हें वो हेट स्पीच ध्यान नहीं आया जो वारिस पठान ने दिया, 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी। ये कंस्टेंट प्रोवोकिंग का एक हिस्सा था जो 70 दिनों से पूरे भारत के किसी ना किसी कोने में भारत को अनरेस्ट करने के लिए चल रहा है, जिसका मकसद कुछ नहीं है, जिसका मकसद साफ है कि आप मौजूदा हुकूमत से नफरत करते हैं, वजीर आजम से नफरत करते हैं। और उसी का सिलसिला है कि पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह कैसे मुस्कुरा रहे, क्या कपड़े पहन रहे हैं, उस पर टारगेट करते हैं, वजीर आजम को टारगेट करते हैं। लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, बॉम्बे का दंगा याद दिलाने नहीं चाहता हूं, जिसके होम मिनिस्टर वजीर दाखिला साहब कपड़े बदलते थे, 3 बार एक ही दिन में कपड़े बदल के हिंदुस्तान के सामने आए थे। लेकिन आज नहीं जाना चाहता हूं, आज मेरी दिल्ली को नजर लगी है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से उस इलाके के लोगों से सिर्फ ये अपील है, पूरे भारत के लोगों से, कि वहां जरूरत है दूध की, वहां जरूरत है बिस्किट की, ब्रेड की, कंबल की। इस पे चर्चा कर लें। हम डेली बैठते हैं, चर्चा करते हैं राजनीति की। 2-3 दिन अगर छोड़ देंगे तो उसके बाद राजनीति कर सकते हैं। बेहद हालत खराब है। यकीन नहीं आएंगे कि अगर मैं बैठाने और आपको वीडियो दिखाऊं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से इंसानियत की मौत हुई है वहां पे, किस तरीके से नफरत की राजनीति इतनी भारी हो गई। हमारी सामाजिक समरसता, विरासत और संस्कृति जो है गंगा जमुनी तहजीब वाली, वो तार तार कर दी इन नेताओं ने। और इन नेताओं में हेट मॉन्गर्स, मैं हेट मॉन्गर्स की बात कर रहा हूं। और आपको ये कोशिश करना होगा, आपको पूछना पड़ेगा भीम आर्मी के उस नेता से जिसने मौजपुर में जो 24 दिन से शांति से एहतजाज चल रहा था, आखिर वो औरतें कहां से आई थी और दंगा होने के बाद कहां चली गई, वो वहां के मुसलमान भी पूछ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा रिसर्च हम सबको करने की जरूरत है। यासिर जिलानी, मैं अभी देखिए जवाब नहीं देना चाह रहा हूं, और मैं अभी किसी पैनलिस्ट का जवाब भी नहीं लेना चाह रहा हूं इस पर, मैं क्योंकि अभी मुझे ब्रेक पर जाना, और अनिल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अनिल गोतवाल जी शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनिल गोतवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली की जो घटना हुई, दिल्ली का जो पूरा फसाद और तशद्दुद हुआ है, जो राइट हुए हैं, पहली नजर में आपको कमी सर कहां लगती है? हमारे सियासतदान तो इस पर अब सियासत कर रहे हैं, लगातार इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, बयानबाजियां इस पर शुरू हो गई, लेकिन मैं आपकी नजर से, आपके तजुर्बे से, कहां पर कमी रह गई? क्या वाकई में इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही? क्या पुलिस की एक तरह से सुस्ती रही? कमी कहां पर रही सर? अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनिल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनिल गोतवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो जी जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं सर। जी जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि सर, क्योंकि आप काफी खिदमत अंजाम दी है इंतजामिया में, आपने दिल्ली के जो हालात हुए और इतने ज्यादा हालात खराब हो गए, पहली नजर में आपके तजुर्बे के हिसाब से कमी कहां पर रही? किसकी वजह से हालात दिल्ली के इतने ज्यादा खराब हो गए? देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर ही ऐसे सिखाया जाता है, एक कंटिजेंसी प्लान होता है। इस तरह के दिंगों से, इस तरह के रॉइड से या इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही सिखाया जाता है। मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करता हूँ कि वो हमेशा इस ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर चूक रही है कि उसको समझने में उसको इंटेलिजेंस पुट नहीं मिला, या उन्होंने पुट मिला तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। क्या परिस्थितियां रही, ऐसा संकेत उनको मिल चुका था कि कुछ लोग बाग इस तरह के बयान भड़काऊ देने जा रहे हैं या दे रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस जरूर काम में लेना चाहिए था, प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है कि वो बाद में होती रहती, लेकिन प्रिवेंटिव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के पास जाते, वो उनसे मालूमात करते, मोहल्लों में जाते और कुछ डायलॉग करते, तो हो सकता है कि उनको इनपुट मिलता। लेकिन इस तरह की तैयारियां
ये देखिए कि एक दिन में नहीं हुआ ये कुछ पिछले महीने 2-3 महीने से ऐसा वातावरण चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस को जरूर इसके ऊपर सोचना चाहिए था कि हम अगर इस तरह की परिस्थितियां आए तो उससे निपटने के लिए हमें क्या क्या अख्तियारात का, क्या उनके पास फोर्स की कमी थी या फोर्स नहीं थी तो उन्होंने कोई डिमांड की, और क्या लोगों में बैठ के जो अब अमन की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रिवेंटिव पहले भी लिया जा जाहिर सी बात है कि एहतियाती कदम पहले उठाए जा सकते थे। हाइट हो गई, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी एक फेलियर है। एहतियाती कदम पहले भी उठाए जा सकते थे। जब इस तरह की बयानबाजी हो रही थी, जब इस तरह के बयान आ रहे थे, उसी वक्त इस पर कदम उठाने की जरूरत थी। शायद अगर उस वक्त हमारे इंतजामिया को, हमारी सरकार को अगर उस वक्त एक तरह से इस पर कदम उठाए जाते, एहतियात बरती जाती, तो हालात दिल्ली के इतने ज्यादा खराब नहीं होते जो आज जिस तरह का नतीजा हम देख रहे हैं। बहुत छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि अब फ्यूचर में इस तरह के हालात ना हो, मुस्तकबिल में अब दोबारा हम इस तरह की दिल्ली ना देखें, इस तरह के हालात दोबारा ना बने, उस पर क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दिल्ली के हालात अब धीरे धीरे से पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन जो दर्द, जो जख्म दिल्ली ने दिया है, इस फसाद ने दिया, ये आखिर जख्म भरेंगे कैसे? मुस्तकबिल में इस तरह के हालात दोबारा से ना बने, इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? और सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली के इस फसाद से, दिल्ली के इस तशद्दुद से आखिर सरकार ने, इंतजामिया ने और हमने सबक आखिर क्या कुछ लिया है? इस पर भी हम बात करेंगे। लगातार प्राइम डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मुनव्वर राणा साहब, आपके ही शेर से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि मैं इससे पहले कि बिखरूं, इधर उधर हो जाऊं, मुझे संभाल ले, मुमकिन है दरबदर हो जाऊं। मुनव्वर राणा साहब, आज जो हालात दिल्ली के हैं, लोगों में एक डर और खौफ है, और डिबेट के पहले हिस्से में आपने कहा था कि जो चीजें हुई हैं उन्हें भुलाकर अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन मुनव्वर राणा साहब, आज भी 84 याद आता है, 2002 याद आता है, 92 याद आता है, ये जख्म इतनी जल्दी कैसे भरेंगे? भी याद आना चाहिए। वीर बहादुर सिंह मुसलमान सामने से बोली 70 साल में जी। ये कौन सा आप बोल रहे हैं? जी जी, मुनव्वर राणा जी, कंटिन्यू कीजिए सर। ये बीच में जो बोलने हाँ, तो मैं ये कह रहा था जी कि ये जख्म 70 साल से तो भरे नहीं। किसी की हुकूमत रही हो, कभी फसाद होता है, कभी कत्लेआम होता है, और मुझे दुख इस बात का होता है कि वारिस पठान जहर बेचते हैं और हमारे यासिर जिलानी जहर बेचते हैं, लेकिन उस पर चांदी का वर्क लगा करके बेचते हैं। और इतनी ज़्यादा गुर्बत और इतनी सफाई देने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि उन्हें कनॉट पैलेस में कहीं कमल के फूल की दुकान खोल लेना चाहिए। इससे ज़्यादा और वो नहीं कुछ कर सकते हैं। हमने डिबेट में देखा है कि वो सिर्फ बहस करते हैं, सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ परेशान करते हैं। मसले का हल बिल्कुल नहीं, जैसे ये बहुत से चैनल्स हैं। मैं कहना यही चाहता हूँ कि सिर्फ एक रास्ता है, 1 करोड़ रुपए से कम कंपनसेशन होना ही नहीं चाहिए, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो इस किस्म के जितने भी लोग हैं, चाहे वारिस पठान हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, या इस तरह के जो मिनिस्टर बहुत एक हैं भाजपा में 15-20, इन सबको तो कम से कम आसाम जेल में 1-1 महीने के लिए रख देना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले लोगों को ये मालूम हो कि अगर हम फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता की गुफ्तगू करते हैं तो हमको ये सजा हो सकती है। दूसरी बात, ये नारा लगाना कि इस छत पे बोतल निकली, वहाँ बम, वहाँ ये निकला, तो माफ कीजिएगा, जितने भी उस इलाके में जाफराबाद या सीलमपुर जितनी छतें होंगी वहाँ यही सब निकलेंगे। किसी की छत हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की हो, वहाँ फूल नहीं निकलेंगे। आदमी अपने बचाव के लिए, जब उसको मालूम है कि पुलिस को वो फोन कर रहा है, पुलिस नहीं आ रही है, कम से कम 10 हमको लोगों ने सुना है जिसमें पुलिस वाला गाली बक रहा है कि अब मारे जाओगे, माँ की गालियां बक रहा है कि साले पहले ये किया और अब ये कर रहे हो। तो ऐसी सूरत में अगर अपने बचाव के लिए आदमी पत्थर भी नहीं रखेगा तो इससे अच्छा ये है कि वो 5वें माले से कूद करके खुदकुशी कर ले, अपने बच्चों को आग लगा दे। हुकूमत को चाहिए कि अगर पुलिस
अगर अपना फर्ज नहीं निभाती है जी। तो फिर उससे वो ओहदा छीन लेना चाहिए और मिलिट्री के हवाले बजाय 4 दिन के बाद करे, उसी वक्त हवाले कर दे जब किसी शहर में फिरका परस्ती की आहट हो। लेकिन पहली शर्त यही है कि 1 करोड़ रुपए जरूरी है कि हर फसाद में। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी देने के बजाय छीने ले रहे हैं। अरे साहब, अगर हम मांगने लगेंगे आपसे 70 बरस का हिसाब तो 70,000 करोड़ आपको देना पड़ेगा। आपने जिस तरह इस मुल्क में फसाद, हंगामे, कत्लेआम करवाकर तबाह किया है हिंदू मुसलमान दोनों को। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब जब एक जख्म लगा है तो उस जख्म को भरने की जरूरत है और सरकार को सोचना भी होगा कि ये जख्म आखिर भरेगा कैसे। मैं के रहमान खान साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। के रहमान खान साहब, अबू हुरैरा साहब जी, उन्होंने नाम लिया था, मेरे से जवाब तो लीजिए। ठीक है, ठीक है, इंसाफ नहीं करेंगे। मैं यासिर जिलानी साहब, क्योंकि नहीं, आप इंसाफ नहीं करेंगे अगर आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत अदब के साथ मुनव्वर राणा साहब ने जो बात की उसका जवाब लीजिए। नहीं यासिर जिलानी साहब, क्योंकि आपने डिबेट के पहले हिस्से में मुनव्वर राणा साहब का नाम लिया था, इस वजह से उन्होंने आपका नाम लिया। मेरे उन्होंने मुझे कमल की दुकान खोलने को कहा है। अगर कमल की दुकान से मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को रोटी मिलेगी तो मैं कमल की दुकान से हक व हलाल की दुकान चलाऊंगा, हक को हलाल पे खड़ा रहूंगा और हक की बात करूंगा, हलाल की बात करूंगा, इंसाफ की बात करूंगा। चश्मा नहीं लगाऊंगा, चश्मा रंगीन नहीं लगाऊंगा, दोनों तरफ की बात करूंगा। जिससे ये भारत का कोई मुसलमान इफेक्ट नहीं कर रहा है। आप डिबेट में यही कारोबार करते हैं, आप डिबेट में यही आप डिबेट में यही काम करते हैं कि डिस्टर्ब करते हैं। आपने मेरा नाम लिया, ये हिंदुस्तान देख रहा है। मैं तो बहुत इज्जत के साथ आपके साथ बहुत ही बाइज्जत आपको मैं कह रहा हूं। आपने मुझे कहा कि मुझे कमल की दुकान चलानी है, मैं आपको सलाम करता हूं, अपने फैमिली और बच्चों को रोटी के लिए चलाऊंगा। ये समझ लीजिए, आप नहीं तय कर पाएंगे कि मैं डिबेट में क्या करता हूं। ठीक है, आप इंसाफ नहीं कर सकते अगर आप एक चश्मे से। ठीक है, बात हो गई। मैं नहीं चाह रहा हूं, देखिए इस वक्त देखिए हर तरफ तो नफरत की बात हो रही है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि सवाल जवाब इस पर होने चाहिए। हम लोग यहाँ पर बैठे कि आखिर दिल्ली के जो हालात हुए थे उन हालात से कैसे आगे नफरत की आपने जो नाम लिया है ना चले, उसमें नफरत आगे ना फैले। अब यहीं पर ये हालात हो जाए, इसके लिए हम एक तरह से इसका हल निकालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं जिलानी साहब। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने नाम लिया था मुनव्वर राणा साहब का डिबेट के पहले हिस्से में, इस वजह से उन्होंने आपको कोट किया। ठीक है, बात हो गई, खत्म हो गई। मैं के रहमान खान साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। सर, अब जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा जख्म दिया है दिल्ली के इस फसाद ने। जिन लोगों के जिन्होंने जो मुतासरीन हैं, जिन्होंने अपने घर वालों को एक तरह से खो दिया है, वो तो जाहिर सी बात है उसका बदला कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि मुनव्वर राणा साहब ने एक चीज बताई है कि 1 करोड़ का या इससे ज्यादा का मुआवजा दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान देंगी। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि मुस्तकबिल में इस तरह के हालात ना बने, इससे बड़ा और कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है कि मुस्तकबिल में दोबारा से दिल्ली जैसे इस तरह के हालात ना देखने को मिले। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये डिबेट जो हमारा है, दिल्ली के हालात कैसे फिर नॉर्मलसी को लाया जाए, अमन किस तरह से कायम किया जाए, मगर मुझे डिबेट में ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने पार्टियों की सपोर्ट करके उनके जो एक्शंस हैं उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात होती है? अमन कहाँ से आएगा? यानी कि ये सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों ये डरते हैं ये कहने के लिए? सरकार को डिफेंड करने की क्या जरूरत है इन लोगों को? सरकार अगर गलती करती है तो सरकार की गलती को निशानदेही करना हमारा हर आदमी का फर्ज है। बिल्कुल, ये बेईमानी है। सरकार ये नहीं की, सरकार की जिम्मेदारी है। हमने उनको वोट देके जिताया है। क्या ये सरकार को आप प्रोटेक्ट करके ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सरकार ये नहीं कि 84 के लेते हैं, 2002 के लेते हैं, 92 के लेते हैं? ये हम खुद हमको शर्म आना चाहिए। आज क्या इस मुल्क इस तरह से जिएगा? कोटेशन से, डिफेंड करने से, हम किसी को डिफेंड करें, हमारी पार्टी को डिफेंड करें? अरे ये सरकार क्या कर रही है? होम मिनिस्टर खामोश बैठे हैं, इतने 40 लोग मर गए हैं, एक बयान नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं है और उनकी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं। हम साथ देने तैयार हैं, हर लोग साथ देने तैयार हैं। आप निशानदेही किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने बयानबाजी किया, इनको क्यों अरेस्ट नहीं किया, उनको क्या, ये टेक्निकल है, वो ये टेक्निकल है, ये क्या क्या बात कर रहे हैं हम क्या नॉर्मलिटी लाना चाहते हैं? अरे भाई, इंसानियत देखो, हमदर्दी देखो, ह्यूमन रिलेशन देखो। दुनिया हमारे ऊपर नजर रखी है, क्या हो रहा है हिंदुस्तान जैसा मुल्क में। बिल्कुल, हम इसकी बात करेंगे भाई। ये बात मत छोड़ो, अपनी पार्टी क्या किएगी, अपने लीडर क्यों करेंगे, किसने क्या किया, किसने क्या किया। जिलानी साहब कुछ कहते हैं, वाजपेयी साहब कुछ कहते हैं, डिफेंड करने कौन, आपकी बात कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। डिबेट में कितना ये है, आप वक्त है आया है मरहम लगाने का। गलती हुकूमत को, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है कि हुकूमत के पर तनकीद करें, आप भी करें, हम भी करेंगे। हुकूमत नहीं चला, पुलिस की क्यों तनकीद नहीं करना हम? पुलिस को हमारा उनका मोरल घट जाता है, उम्र का घटता है, उनकी गलतियों पर निशानदेही नहीं करेंगे। होम मिनिस्टर का मोरल घट जाता है, उनके ऊपर निशान, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? मेरी और आपकी है। हमारी जिम्मेदारी अगर है तो कानून है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कौन बयान देता है उसको दीजिए। अब ये किया, वो पठान ने किया, इसने किया, उसने किया, ये किया, वो किया। हमारा हाईकोर्ट ने क्या किया, मुरलीधर राव ने क्या किया? पुलिस को यह कहा कि 4 आदमियों के बयान पर आप क्यों कानून नहीं उठाए? नहीं, टेक्निकल है, वो टेक्निकल नहीं कर सकते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब इतने ज्यादा हालात खराब हो गए, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। इसके लिए जिम्मेदार तो कोई होगा ही। जाहिर सी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार तो कोई होगा, बगैर किसी के उससे। और अगर आप सरकार में बैठे हुए तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा दंगा कैसे हो जाता है, फसाद कैसे हो जाता है। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह जिम्मेदारी तय होगी। मैं भारद्वाज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी। जी, मैं अबू भाई, वाजपेयी जी भी बैठे हैं, यासिर भाई भी बैठे हैं। एक सवाल मैंने शुरू में करा था, उस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं वाजपेयी जी, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी के भड़काऊ नेताओं को क्यों डिफेंड करते हैं? आप चिराग पासवान के साथ हो, एलजेपी के साथ हो, या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, ठीक है, डिफेंड करने के आप एनडीए के अलायंस हो, लेकिन डिफेंड वहां करो जहां पॉलिसी अच्छी हो, सरकार की पॉलिसी अच्छी हो। आप गुंडों को डिफेंड करते हो तो बड़ा बुरा लगता है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान कहते हैं कि उन चारों की वजह से दंगे हुए। चिराग पासवान कहते हैं कि कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण ना देता, हिंदुस्तान ने देखा है। अरे ज्ञानेंद्र भाई, भैया, ताहिर के साथ कपिल मिश्रा कब अरेस्ट होगा? कपिल मिश्रा कब अरेस्ट होगा? बताओ कपिल मिश्रा कब अरेस्ट होगा? कब परवेश शर्मा पे एफआईआर होगी? कब परवेश शर्मा पे एफआईआर होगी? कब अनुराग ठाकुर पे एफआईआर होगी? एफआईआर होगी? एफआईआर होगी? बताओ ना। कपिल मिश्रा पे कब होगी? कपिल मिश्रा पे वो जेल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सीसीटीवी पे फुटेज है, आप बच नहीं सकते। और हिंदुस्तान ने ये भी देखा है कि एक छत से किस तरह से 250-300 लोग लगातार पत्थरबाजी, पेट्रोल, एसिड के साथ संजय सिंह बात करता है। ठीक है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, बताओ। मैं आज बिल्कुल नहीं चाह रहा, आप जो ये कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, नहीं है ये रोना मत बात हो गई। मैं चाह रहा हूं डिबेट में इस तरह की बयानबाजी हो, डिबेट में मैं चाह रहा हूं कि मसले का हल निकाला जाए, दोबारा से दिल्ली में इस तरह के हालात न बने, इस पर हमें फिक्र करने की जरूरत है। हमने कभी नहीं दोबारा से दिल्ली में इस तरह से बदनाम न हो, शर्मसार न हो, और फांसी इस पर आज हम गौर फिक्र करने के लिए बैठे थे। शोर शराबे की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारद्वाज की बात हो गई, यासिर जिलानी साहब बात हो गई, बात हो गई, नहीं ठीक है, बात हो गई, दोनों लोग की बात हो गई। मैं नहीं, ठीक है, भारद्वाज की बात हो गई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संजय सिंह कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दिया दोनों लोगों का। जांच की, ठीक है, यासिर जिलानी साहब बात हो गई,
बात हो गई यासिर साहब, बात हो गई। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि आज शोर शराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के सवाल के जवाब दिए जाए। जो कसूरवार है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी और पुलिस की भी है। मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। सर अरविंद वाजपेयी साहब, क्या यह हिंदुस्तान का मुकद्दर बन गया है, हिंदू और मुसलमान? कब तक यह होता रहेगा? नफरत की सियासत कब तक होती रहेगी? चांद पर जाने की बातें हो रही है, हम तो चंद्रयान तक एक तरह से पहुंच चुके हैं, उस पर भी अब जाने की तैयारी हो रही है। यह आखिर कब तक होता रहेगा हिंदू मुसलमान? नहीं, पर हम एक बात कह रहे हैं कि सारी जिम्मेवारी सरकार पर डालना या पुलिस फोर्स पर डालना, क्या ये उचित होगा? देखिए ये दंगे जो हैं 70 सालों से होते आ रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल, लेकिन वाजपेयी साहब चाहे जो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किस तरह से हमको डिस्कस करना चाहिए। ये कह के काम नहीं चलेगा कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे या फलाने के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। 84 में क्या हुआ था? 84 में बाकायदा यही आरोप थे कि पुलिस 3 दिन तक नहीं जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या हुआ 84 में? देखिए, एक सेकंड सुनिए ना यार, अरे रुकिए ना, सुनिए ना, काय को ऐसे डिबेट कर रहे हो? चलो आप कर रहे हो, अरे रुक जाओ ना, चिल्लाने से नहीं होगा भाई। ये क्या आर्गुमेंट है? आर्गुमेंट सुनोगे तो समझ आएगी, नहीं तो कहां से समझ आएगी? अरे सुनिए ना, आप बात सुनिए, पहले सब समझ आएगी आपको। आपको तमीज नहीं है बोलने की। सुनिए बात, फिर जवाब दीजिए। मैंने तो अभी शुरू किया है भाई साहब, सुनिए ना, आप बात कर रहे हो। 70 साल से दंगे होते आ रहे देश में। अरे भाई साहब, मेरी बात पूरी सुनिए। ठीक है, ठीक है, भारद्वाज आपके 62 एमएलए थे, क्या कर रहे थे 62 एमएलए? आपका अमानतुल्लाह क्या कर रहा था? फिर आप मेरे को उकसाएंगे। मैं इन चीजों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक सेंसिबल डिबेट करना चाहता हूँ। मौजूद लोग बैठे, ये सबसे भारद्वाज सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या कह रहे हो उसको सुनो। अरे क्या कर रहे हो आप? राजनीति बात वही हो रही है कि कसूरवारों को आखिर पहचाना कैसे सुनिए बात को, फिर जवाब दीजिए। दोबारा से दिल्ली जैसे हालात तो हम चाह रहे कि उस पर गौर हो। हम ये कह रहे हैं, हमारा कहना ये बड़ा साफ सुथरा सा है कि देखिए, पुलिस अगर गैरहाजिर रही तो उसके लिए क्या कारण है, ये हमको जानना पड़ेगा, जिससे कि आगे दोबारा ये ना हो। दंगे क्यों भड़काए गए, उसके पीछे कारण क्या है, उसमें जाना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन हमारा राइट है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन राइट है तो दूसरे का भी तो फंडामेंटल राइट है ना भाईजान। जब आपने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया, लीगल मैटर है, संवैधानिक विषय है, वेट करिए। जब हम राम मंदिर और मस्जिद का मसला सुलझा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो यह भी कोर्ट के माध्यम से आ जाएगा। देखिए, गुमराह किया जा रहा है या समझ के होते हुए भी नासमझी का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वजह से ये हालात पहुंचे हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि छत पे पत्थर रखे जाएंगे, अपने बचाव के लिए फूल थोड़ी रखे जाएंगे, ये नहीं चलेगा। मुनव्वर राणा साहब, हम लोग मौजिज लोग हैं, हम सबको जनता को समझाना पड़ेगा कि रूल ऑफ द लॉ काम सरकार क्या कर रही है। जिद करिए, बिल्कुल करिए। अरविंद वाजपेयी साहब, बहुत एहतरामन, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे पूछ रहा हूं कि फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? 2 दिन तक लगातार 23 और 24 और 25 तारीख जिस तरह के हालात रहे, जिम्मेदारी किसकी बनती है वाजपेयी जी? मुझे ये बता दीजिए बस। फिक्स होगी, जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने क्राइम किया है। 560 लोग अरेस्ट हुए हैं। देखिए, बात समझिए, सरकार की जिम्मेदारी सरकार पर डालने से काम नहीं चलने वाला है। आई एम सॉरी, हम समाज सरकार का हिस्सा है। हाँ, सारे समाज का हर सिटीजन, हर नागरिक जिम्मेवार है। आपको ये समझना पड़ेगा, दंगों की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। दंगे क्यों होते हैं, दंगे कैसे रोके जाएं। आपको मालूम है कि हर स्टेट में दंगा निवारण स्क्वाड बने हुए बकायदा, हर स्टेट में, चाहे वो बिहार है, चाहे यूपी है, चाहे पंजाब है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी दंगे होते हैं। गुनाहगार है, उनकी पे एफआईआर कब होगी? बिल्कुल, और जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है। एफआईआर हुई है, पकड़े गए हैं। भाजपा की बात रखिए, भारद्वाज जी बात पकड़े जाएंगे। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, मैंने आपको टाइम दिया था। आपका मुख्यमंत्री 3 दिन तक सोता रहा है। बात हो गई, आप मेरे से बात। आपके 62 एमएलए सोते रहे हैं। दिल्ली की जनता ने आपको साथ बनाया है। आपके पास सारे अख्तियार थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है। आपके मुआवजा देने से खाली काम नहीं चलेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। बात हो गई, अब सुन लीजिए भारद्वाज जी, सुन लीजिए। आज हम बैठे थे, बल्कि डिबेट में मैं यही सोचकर बैठता हूं कि मेरे डिबेट से कुछ निकल कर जाना चाहिए। मुनव्वर राणा, रहमान खान साहब, वाजपेयी जी और सारे लोग, जितने लोग बैठे हुए, अनिल साहब हैं, यासिर जिलानी और खुद भारद्वाज जी,
इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल लोग, मैं तो यही चाह रहा था कि एक अच्छी डिबेट होगी, कुछ निकल कर जाएगा, मुस्तकबिल में इस तरह के हालात ना हो, फ्यूचर दोबारा से इतना गंदा ना हो, उसके लिए कुछ चीजें निकलनी चाहिए। मैं यासिर जिलानी आपके पास आ रहा हूं। यासिर जिलानी, मसले का हल क्या है? सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है? अगर इस तरह के हालात बने, क्या वाकई में अब सरकार को निकल कर आना चाहिए? हिंदू मुसलमान सबको फिर से आपस में बिठालना चाहिए, अमन का जो एक माहौल है वो उसे एक तरह से पटरी पर लाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आप यकीन मानिए कि मैं आज बिल्कुल पार्टी और पार्टी के ऊपर बात करने के लिए आपके साथ जुड़ा था कि आर रहमान साहब ने जो बात कही है कि हम तनकीद ना करें, हम कोशिश करें कि ये मसले का हल कैसे हो। और देखिए, सरकार को बिल्कुल आप दोष देंगे तो ये आप राजनीति करेंगे। सरकार ने सारे स्टेप उठाए हैं, सरकार ने एनएसए को भेजा, पहले दिन रात में भी गए और दूसरे दिन 3-4 घंटे अजीत डोभाल साहब रहे हैं, दोनों कम्युनिटियों से मिले हैं, अमन कमेटी के लोगों से मिले, आरडब्ल्यूओ के लोगों से मिले। मैं तो तमाम जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए, बहुत बहुत बड़ी हस्तियां बैठी हैं हमारे साथ आज, यकीन माने कि सब हम अपील करें वो उस इलाके के लिए कि वहां अमन और चैन पहले कायम हो। फिर तो यकीन मानिए कि ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है उसका ये जमाना है, एक एक चीज एविडेंस है कैमरे के अंदर, जो कैमरे तोड़ भी दिए गए हैं उसको भी कोर्ट के सामने लाया जाएगा। वो सारे का सारा मामला विवेचना का है। लेकिन आज सबसे गुजारिश है, और जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं वो जो बात कहेंगे वो लोग सुनेंगे, इनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं उस इलाके में, ये इनको लोग मानते हैं, ये कहें कि कम से कम। और वहां पे बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसे आए हैं कि मंदिरों को मुस्लिम भाइयों ने सेव किया है और मस्जिद और दूसरी चीजों को मुसलमान भाइयों को हिंदू सनातनी भाइयों ने सेव किया है अपने दम पे, अपने आप को सामने रख के। तो ये जो हमारी संस्कृति है, मायूसकुन हालात करने का दिन बहुत सी मिसालें आई हैं दिल्ली से। बिल्कुल, मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत देर से आप वेट कर रहे हो और पूरे संयम के साथ आप इस डिबेट को एक तरह से इसमें शामिल है। रिलीफ के इस काम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? देखिए, इसके अंदर अब सबसे पहले तो यह है कि जो अब हमारे हॉस्पिटल में बॉडीज पड़ी है उनको उनके परिवारजनों को तुरंत पोस्टमार्टम करके दिया जाए। जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है उसको एक हायर लेवल ऑफिसर के तहत, चाहे वो सीआईडी क्राइम हो, उनको एक अच्छे ऑफिसर को जो निष्पक्ष रूप से ये बता सके कि हाँ, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है, ऐसे ऑफिसर्स को इसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर लगाया जाए और साथ ही अमन कमेटियों को बुलाया जाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये आप डिबेट कर रहे हैं, ऐसे अगर पॉलिटिकल जिनके फॉलोअर्स है वो भी उनको अमन कमेटियों में वहाँ बुला के, शांति की पीस कमेटी बुला के वो भी अपना कुछ इसमें योगदान दे, तो ये जल्द इसको सुधारने का एक मौका मिलेगा। और दिल्ली की आम जनता जो वास्तव में किसी भी कारण से इस दंगे के अंदर हो गई है भ्रम की स्थिति में, उनके ऊपर विश्वास जताया जाए कि हमको यहीं रहना है और हमें ये साथ मिलके चलना है और विकास की ओर आगे बढ़ना है। अब विकास का जहां नाम लेंगे और ये जो धर्म की राजनीति है इसको कम करने का जो भी प्रयास करेंगे, इसमें होना चाहिए और कानून पे जरूर विश्वास रखना चाहिए। ये हमें बताना चाहिए कि हाँ, कानून अब जाहिर सी बात है कि सरकार का एतमाद कैसे लोगों पर दोबारा से बने, इस पर अब काम करने की जरूरत है। और जो दिलों के बीच में एक दरार आई है, इस दरार को कम करने की जरूरत है और फिर से मोहब्बत और अमन और भाईचारा जो है वो एक तरह से फिर से कायम हो, इस पर अब काम करने की जरूरत है। सियासत बहुत हो चुकी है, हम बहुत पीछे चले जाएंगे अगर इस तरह का माहौल दोबारा से बनेगा। मुस्तकबिल में इस तरह के हालात न बने, ये तशद्दुद अब दोबारा से न देखने को मिले, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। अमन पर काम करने की जरूरत है, मोहब्बत पर काम करने की जरूरत है और इसी को फैलाने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द दिल्ली के जो हालात हैं वो पटरी पर लौट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर राना साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, के रहमान खान साहब, अनिल गौथवाल जी, अरविंद बाजपेयी साहब, यासिर जिलानी साहब और भारद्वाज जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।